तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए मैन परचेज 2 वेराइटीज़ ऑफ एग्स एट द रेट ऑफ 8 रुपये फॉर नो एग्स। मतलब एक आदमी है जिसने अंडे, 2 प्रकार के अंडे खरीदे, 2 वैरायटीज़ के अंडे खरीदे। तो पहले वैरायटी जो है उसके किस रेट से खरीदे, 8 रुपये के 9 अंडे खरीदे एंड ₹8 पर एग रेस्पेक्टिवली। और दूसरी वैरायटी के जो अंडे हैं 8 रुपये का एक अंडा खरीदा। तो इफ़ ही परचेज एन इक्वल नंबर ऑफ एग्स ऑफ ईच वैरायटी, मतलब इसने कहा है यदि उसने जो है दोनों वैरायटी के इक्वल नंबर में एग्स खरीदे हैं, मतलब बराबर संख्या में दोनों वैरायटी के बराबर बराबर अंडे खरीदे हैं, तो देन सोल्ड ऑल एग्स एट 6 रुपये पर एग्स। तो उसने जो बेचे अंडे को 6 रुपये में एक अंडा बेचा, तो हमें बताना है प्रॉफिट कितना हुआ। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा अमाउंट को बराबर रखना है, चाहे हम उस चीज़ को खरीद रहे हो या बेच रहे हो। तो सबसे पहली वैरायटी देखेंगे उसने कितने में खरीदा। खरीदने का मतलब है क्रय मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस 1 मान लिया, एक तरफ लिख लिया हमने उसका प्राइस और एक तरफ लिख लिया उसकी अमाउंट। तो प्राइस कितना बता रखा पहले में, 8 रुपये में 9 अंडे। तो प्राइस कितना हो गया 8 और अमाउंट होगी 9। तो जो दूसरा प्रकार की जो वैरायटी है उसके कॉस्ट प्राइस क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, कितने में उसने खरीदी, 8 रुपये में एक अंडा खरीदा। तो 8 रुपये में एक अंडा खरीदा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो उसने खरीदा है, दोनों वैरायटी खरीदे, दोनों को जोड़ के हम निकाल लेंगे उसने कितने रुपए में खरीदे और कितने अंडे खरीदे। दोनों का जो खरीदे हैं, दोनों वैरायटी के जो खरीदे, दोनों को ऐड कर देंगे हम और ये देख लेंगे कि उसने कितने रुपए में कितने अंडे खरीदे हैं। तो सबसे पहले जब भी हम ऐड कब कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं जब इनकी अमाउंट सेम हो। अमाउंट क्या हो, सेम हो। तो अमाउंट पहले सेम करनी पड़ेगी जब भी हम कर सकते हैं, वरना हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते। तो इसमें अमाउंट कितनी है, 9 है, इसमें अमाउंट है 1। तो इसको 9 बनाने के लिए क्या करेंगे, 9 से गुना करेंगे। अगर इधर 9 से गुना किया है तो इधर भी 9 से गुना करेंगे। तो कितना बन गया, 8 × 9 72। 72 ये वाला 72 रुपये का ये, और पहले वाला 8 रुपये का ये। 72 + 8 कितना बन गया, 80 बन गया। और 9 एकम 9 और 9 9 18। तो कितने अमाउंट होगी इसकी, 18। तो 80 रुपये में कितने अंडे खरीदे, 18। फिर उसने कहा है कि उसने बेचा 6 रुपये में एक अंडा। 6 रुपये में बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। तो 6 रुपये में एक अंडा बेचा। अब हम देखो, अब हमें देखना है कि प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट भी तो जब निकाल सकते हैं जब उनकी अमाउंट सेम होगी, जब भी तो निकाल सकते हैं। अगर प्रॉफिट हम निकाल ही नहीं पाएंगे अगर वैरायटी सेम, मतलब जब हमें अमाउंट हमारी सेम ना हो तो हम नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले काम क्या है, अमाउंट को सेम करो। तो 18 अमाउंट है, यहाँ पे अमाउंट कितने एक है। तो 18 बनाने के लिए क्या करेंगे, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या बन गया, सेलिंग प्राइस कितना बन गया, 18 × 6 108, 18 एकम 18। अब एक तरफ हमने लिख लिया कॉस्ट प्राइस, कितने में उसने खरीदा, एक तरफ लिया सेलिंग प्राइस, कितने में उसने बेचा। तो 80 में खरीदी है और 108 में बेची है। तो इसे प्रॉफिट कितने का हुआ, 80 का। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन में CP × 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 28 का, अपॉन CP कितना, 80 × 100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। तो 4 से कट जाएगा, 4 7 28, 7 पंजे 35। तो कितने परसेंट, 35%। इसका आंसर हो गया 35%। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 2 प्रकार की कॉलेज है, एक कॉलेज A और एक कॉलेज B। उन कॉलेज के अंदर गर्ल्स बॉयज़ दोनों दे रखे हैं। उन्होंने गर्ल्स बॉयज़ दे रखे हैं कि मतलब अलग अलग, एक तो उन्होंने कोर्स बता रखे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के, ये कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएशन के, ये कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग, होटल मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन और एजुकेशन। और उसमें जो कॉलेज A और कॉलेज B 2 कॉलेज है, उन कॉलेज में ये बता रखा है गर्ल्स ने इतना इनरोल किया, बॉयज़ ने इतना इनरोल किया, मतलब इतने इतने एडमिशन उन्होंने लिए। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन कॉलेज A एंड कॉलेज B अक्रॉस द 4 कोर्सेज। मतलब इसने बताया, इसे हमें बताना है कि कॉलेज A में कितने सारे मिला के कितने बच्चों ने इनरोल किया और कॉलेज B में मिला के सारे बच्चों ने कितना इनरोल किया, उनका डिफरेंस, उनको माइनस करके हमें निकालना है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है। सबसे पहले देखो कॉलेज A में कितने टोटल स्टूडेंट होंगे। तो कॉलेज A के निकालने के लिए कॉलेज A में तो ये सारे स्टूडेंट हैं, सबको जोड़ देंगे। 20 + 40 + 21 + 178 + 25 + 100 + 11 + 100। तो ऐड करके इनका क्या आ जाएगा, ऐड करके इनका आ जाएगा हमारे पास 495। ठीक। तो ऐसे B का, कॉलेज B का निकालेंगे। तो कॉलेज B का निकालेंगे 30 + 60 + 20 + 32
प्लस 10 प्लस 60 प्लस 3 प्लस 5, तो ऐड करके कितना बन गया 220। तो अब इसका डिफरेंस निकालना है, 495 माइनस 220 इज 275, तो इसका आंसर हो गया 275। ठीक है, आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है जसप्रीत इन्वेस्टेड 87,800 रुपये एट 20% पर एनम फॉर 1 ईयर। मतलब जसप्रीत ने इन्वेस्ट किया पैसा 87,800 किस रेट से, 20% पर एनम में 1 साल के लिए। तो इन्वेस्ट जो ये किया है ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा मूलधन है। तो 1 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि चक्रवर्ती ब्याज पे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और वो क्या है, हाफ ईयरली है। द अमाउंट ही विल रिसीव एट द एंड ऑफ 1 ईयर, तो हमें बताना है तो जो उसकी अमाउंट है 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो हमें अमाउंट की वैल्यू बतानी है। तो कैसे निकालें, जब भी मैंने क्या बताया कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो, मतलब चक्रवर्ती ब्याज हाफ ईयरली हो, तो सीधा हम रेट को आधा कर दें। रेट कितना है, 20% है, तो रेट क्या हो जाएगा 10%। कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा 10%, और 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। ठीक, तो फिर अब इसने कहा ईयरली बताओ, ईयरली दे रखा है 1 साल का, तो 1 साल का इसने बोला है, तो इसने बोला 1 साल का पता करना है ना, और हमें क्वेश्चन में बोला चक्रवर्ती ब्याज कितने का, हाफ ईयरली का। हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने का, 6 महीने का कितने बन सकते हैं इसमें, 6 महीने का 2 बन सकते हैं, 6 + 6 12, 1 साल बना देंगे, तो कितना टाइम बन गया 2, तो टाइम कितना ले लिया हमने 2। तो रेट की फ्रैक्शन क्या है 1/10, तो पहले साल 10 से 11 चक्रवर्ती ब्याज होगा, दूसरे साल 10 से 11 होगा, तो 10 × 10 क्या बन गया 100, और 11 × 11 क्या बन गया 121। तो 100 हमारा प्रिंसिपल होगा, 121 हमारा अमाउंट होता है, और इनका डिफरेंस जो है हमारा चक्रवर्ती ब्याज होता है, CI की वैल्यू। ठीक, तो हमसे पूछा है अमाउंट पूछिए ना, तो क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना देखा है 87,800, और इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट किसके बराबर है 87,800 के 1 यूनिट किसके बराबर है 87,800 × 100, 0 से 0 कट गई, तो 878 बच गया। तो हमसे पूछा गया 121 यूनिट की वैल्यू, तो 121 यूनिट इजिकल टू 878 × 121, तो मल्टीप्लाई करके क्या जाए 106,238, 106,238 इसका आंसर है। ठीक, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ √³ ऑफ 59 प्लस √16 प्लस 372 प्लस 49। ऐसे मतलब जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो, इस टाइप के क्वेश्चन को रूट के अंदर रूट दे रखा हो, तो लास्ट से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट से सोल्व करना शुरू करेंगे, तो क्या करेंगे पहले इसको सोल्व करेंगे 49 का रूट को, और सारा एज इट इज लिख लेंगे, ³ ऑफ 59 प्लस √16 प्लस 3 √722 प्लस 49 का रूट क्या होगा, 49 का रूट निकल के आएगा 7। या तो आपको सीधा याद हो, अगर आपको सीधा याद नहीं है तो इसके फैक्टर निकाल के देख लो, पेयर बना के कितने पेयर बन गए, तो इसका 7 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 59 ऐसे वैसे प्लस 16 प्लस ³ ऑफ इधर है ना 59 प्लस √16 प्लस 3 √of 722 प्लस 7 कितना बन गया 729, कितना बन गया 729। अब 729 का क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट के पेयर में या तो सीधा याद हो, अगर सीधा याद नहीं है तो इसका फैक्टर करके इसमें देख लो 3 का पेयर बना लो, उसमें से एक उठा लो। 729 का फैक्टर क्या 3 दूनी 6, 1 बच गया 12, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर किया 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, तो 3 दूनी 6, 2 बच गया 21, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 एकम 3। ठीक, तो पेयर बना लो, 3 का पेयर एक ये बन गया, 3 का पेयर एक ये बन गया, 3 गुना 3 कितना बन गया 9, तो इसका क्या आ जाएगा 9। 59 प्लस 16 प्लस 9 लिख दिया, ठीक है, क्या आ गया 9 आ गया, तो 16 प्लस 9 क्या बन गया 25 बन गया, तो √59 ऐसे उतार दिया प्लस √25, 25 का रूट क्या होता है 5, तो 59 प्लस 5 का क्यूब रूट कितना बन गया 59 प्लस 5 64। अब 64 का क्या निकालना है क्यूब रूट निकालना है, 64 का क्यूब रूट मतलब या तो 64 का क्यूब रूट सीधा याद हो, अगर याद नहीं है तो फैक्टर करके उसके क्यूब रूट का मतलब 3 का पेयर बना लेंगे। 64 को तोड़ा 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 1 बच गया 12, 2 6 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो पेयर बना लो, ये 3 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया, तो इसमें से एक उठा लिया, इसमें से उठा लिया, 2 गुना 2 कितना बन गया 4, तो इसका आंसर हो गया 4। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 98 सेंटीमीटर 63 सेंटीमीटर। मतलब किसी भी समचतुर्भुज का विकर्ण दे रखा है 98 और 63। तो मतलब किसी भी रोम्बस का डायगोनल दे रखा है 98 सेंटीमीटर 63। तो एरिया ऑफ रोम्बस बताना है, उसका एरिया निकालना है रोम्बस का, मतलब समचतुर्भुज का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है समचतुर्भुज का, क्या होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, मतलब 1/2 इंटू में विकर्ण पहले का विकर्ण गुणा करके दूसरे का विकर्ण। तो 1/2 पहले का कितना 98 इंटू 63 काट दे, 2 4 जा 8 1 बच गया 1 8 18 किससे करता है 2 9 है 49 इंटू 63 क्या बना 3087। तो ये हमारा आंसर होगा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उस टाइप का है जैसे मैंने आपको पहले करवाया था कि ए मैन परचेज 2 वैरायटी ऑफ एप्पल। एक आदमी जो है दो वैरायटी के एप्पल खरीदता है एट द रेट ऑफ, किस रेट से 6 रुपये फॉर 7 एप्पल, मतलब कि 6 रुपये में 7 एप्पल खरीदता है एंड 6 रुपये में पर एप्पल रेस्पेक्टिव 6 रुपये में एक एप्पल खरीदता है। तो इफ़ ही परचेज एन इक्वल नंबर ऑफ एप्पल ऑफ ईच वैरायटी, तो वो जो है दोनों वैरायटी के इक्वल नंबर ऑफ एप्पल खरीदता है, मतलब बराबर बराबर एप्पल खरीदता है। तो देन सोल्ड ऑल एप्पल्स एट 6 रुपये पर एप्पल, और वो जो बेचता है वो 6 रुपये में एक एप्पल बेचता है। तो उसे बताना कितना प्रॉफिट हुआ। अब इस चीज़ को देख, एक तरफ हमने प्राइस लिख दिया, एक तरफ अमाउंट लिख दिया। पहले लिखेंगे हम पहले का जो खरीदी है, मतलब पहले वैरायटी जो खरीदी हमने उसका लिखेंगे, मतलब कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। तो कॉस्ट प्राइस 1 लिखेंगे। क्या दे रखा है 6 रुपये में 7 एप्पल, तो 6 रुपये में कितने अमाउंट 7। और दूसरी जो वैरायटी है उसकी जो कितने में उसने खरीदी है CP2 लिख देंगे, कॉस्ट प्राइस 2। तो 6 रुपये में एक एप्पल, 6 रुपये में एक एप्पल। तो अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को जो खरीदी है दोनों वैरायटी को, इसको एक बना लेंगे ऐड करके। ऐड कब कर सकते हैं हम, जब दोनों की अमाउंट सेम है। पहले अमाउंट क्या करेंगे सेम करेंगे। तो इसकी अमाउंट 1 है, इसकी अमाउंट 7 है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा 7 से गुना करना पड़ेगा। अगर 7 से गुना इधर किया तो 7 से गुना इधर भी किया, तो 7 छक 42 बन गया, 42 प्लस 6 48। तो 48 रुपये में 7 गुना 1 7 और 7 प्लस 7 14। तो इसने जो है 48 रुपये में 14 एप्पल खरीदे और बेचे हुए कितने हैं, बेचने का मतलब SP मतलब विक्रय मूल्य। तो कितने बता रखा है इसने 6 रुपये में एक एप्पल, 6 रुपये में एक एप्पल। अब हमें निकालना प्रॉफिट। प्रॉफिट कब निकाल सकते हैं, जब अमाउंट सेम होगी। तो पहले क्या करना पड़ेगा, अमाउंट सेम करनी पड़ेगी। ये 14 है ना, तो इसको 14 बनाने के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 14 से, तो गुणा इधर भी 14 से करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 14 की गुणा करेंगे 86 से, 14 की गुणा करेंगे 6 से, तो कितना बन जाएगा 84। और 14 की गुणा 1 से करेंगे तो 14। अब एक तरफ लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने में उसने खरीदी, एक तरफ लिख लेंगे सेलिंग प्राइस जितने में उसने बेची। तो खरीदी कितने में 48 में और बेची कितने में 84 में। तो कितने का डिफरेंस, मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ इसे 36 का। प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला कितना, प्रॉफिट जितना हो अपॉन में CP इंटू 100। प्रॉफिट 36 का, CP कितना 48 इंटू 100, काट दो जिससे कटता हो, किससे कट जाएगा 6 से कट जाएगा, 6 6 जा 36, 6 8 जा 48। ठीक, अब और देखो 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 3 6। अब 4 से कट जाएगा 4 25 जा 25 गुणा 3 75। तो कितना आ गया 75% आ गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन 1997 वाज 4,40,000। तो जो किसी टाउन की जो पॉपुलेशन है 1997 में कितनी है 4,40,000। इफ़ इट पॉपुलेशन इंक्रीज इन 2 सक्सेसिव डिकेड्स, मतलब अगर उसकी पॉपुलेशन के उसने 2 सक्सेसिव डिकेड में बढ़ा दी, मतलब उसकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई 2 सक्सेसिव डिकेड, मतलब 2 सक्सेसिव डिकेड में लगातार 10-10 साल में बढ़ गई। पहले 10 साल में बढ़ गई, फिर अगले 10 साल में बढ़ गई, लगातार बढ़ गई। वो कितनी बढ़ी है 68% इन ईच डिकेड, हर 10 साल में 68% बढ़ी है। तो उसकी पॉपुलेशन बतानी है, पॉपुलेशन ऑफ टाउन इन 2017 बाद। तो 2017 में उसकी पॉपुलेशन क्या होगी, एक चीज़ ध्यान रखना। तो सक्सेसिव हुआ है तो 68% के फ्रैक्शन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे 68/100। तो 2 से काट दो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 0। तो 2 1 जा 2, 1 हासिल 14, 2 7 14, तो 2 25 जा 17/25 आ गए। तो मतलब जो है उसकी जो पॉपुलेशन है पहले 25 थी, 25 से बढ़ के कितनी होगी 42, 25 प्लस 17 करते हैं 42। तो पहले 10 साल में 25 से कितनी होगी 42 होगी, फिर दूसरे 10 साल में 25 से 42 होगी।
तो 25 गुना 25 कितना हो गया 625, 42 गुना 42 कितना होगा 1764। तो इसने बता रखा है स्टार्टिंग में उसकी पॉपुलेशन कितनी थी 4,40,000 और हमने स्टार्टिंग में क्या निकाली है 625। तो 625 यूनिट किसके बराबर 4,40,000 के। तो एक यूनिट किसके बराबर 4,40,000 अपॉन 625। तो हमसे पूछा 2017 20 साल बाद, तो 1764 की वैल्यू पूछा, तो 1764 की वैल्यू क्या है 4,40,000 अपॉन 625 इंटू 1764। अब इसको काट देंगे, काट लो जैसे भी कटेगा। तो 5 से काटो, 5 एकम 5, एक बचे हासिल 5 दूनी 10, 2 हासिल बचे 25 किससे करेगा 5 पंचे 25। ठीक है, इसको 5 से काट लो, 5 अट्ठे 40, 4 बचे, अब 5 अट्ठे 40, कितने जीरो 3 जीरो, फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 2 बचे 25, 5 पंचे 25, फिर काट दो 5 से, 5 एकम 5, 3 बचे 38, 5 सत्ते 35, 3 बचे 5 छंग 30, 2 जीरो बचे। ठीक, अब 5 से फिर कट जाएगा, 5 पंजे 25, तो 5 3 15, 2 बजे, अब 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, ये बचे, फिर 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20, तो ये कट के 704 आ गया। 704 गुना 1769। अब इसको गुणा करना तो देखो बहुत कठिन काम है, इसको गुणा करना क्या है बहुत कठिन काम है। तो इसको आसान तरीके से हम क्या करेंगे, लास्ट वाली जो डिजिट है ना उसकी मल्टीप्लाई करके देख लो बस, जो भी लास्ट वाली डिजिट में आ जाए तो उसमें देख लो ऑप्शन में जोन से में वो आ गया, वो हमारा सीधा आंसर है। ठीक है, क्या करेंगे 4 की गुणा कर दे 4 में, 4 चौक 16, लास्ट में क्या गया 6, तो लास्ट में देख लो 6 किसमें, 6 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 6 इसमें, तो हमारा आंसर ये होगा। अगर मान के चलो ऐसे 2 ऑप्शन में आ गया, ऐसे 2 ऑप्शन में आ गए तो फिर हम इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बट अगर ये हम इस तरीके से आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ क्लियरेंस सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एन आइटम हुज मार्क प्राइस वाज 12,180। एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेच रहा है, उसमें उसका मार्क प्राइस जो है अंकित मूल्य कितना है 12,180। इस सोल्ड फॉर 10,375। तो उसने कितने में बेचा 10,375 में बेचा। तो डिस्काउंट परसेंट D% इज द डिस्काउंट परसेंटेज ऑन द D% क्या है वो डिस्काउंट परसेंटेज है, तो हमें D की वैल्यू बतानी है। तो एक चीज़ देख, उसने मार्क प्राइस कितना है अंकित मूल्य कितना है 12,180, फिर सेलिंग प्राइस कितना है कितने में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है वो बेच रहा है 10,353 में, 10,353 में बेच रहा है। ठीक, उसके बाद ये देखो अगर हम उसके अंकित मूल्य जितने में अंकित मूल्य है उसका और जितने में उसने बेची है अगर इनका डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा उसको डिस्काउंट कितने का मिला, डिस्काउंट कितने का मिला, क्या निकाल लेंगे डिस्काउंट कितने का मिला। तो अब हम 12,180 में से 10,353 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1827। क्या आ गया 1827। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है हमें क्योंकि D% डिस्काउंट परसेंटेज, ऊपर डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस नीचे इंटू 100। ठीक है, अब काट दो जिससे कटता हो, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक, 2 से काट दो, 2 6 12, 2 9 18। ठीक, 2 पंजे 10। अब 3 से देखो, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 0, 3 3 9, तो 3 6 18, 3 9 27। ठीक, अब देखो कट जाएगा से 203 सीधा 3 से कट जाएगा, तो 5 3 15, तो कितना आ गया 15 इसका आंसर है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में छपेगा ही छपेगा, ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लेना, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसको कैसे करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 माइनस 0.8 इंटू 0.08 इंटू 0.08 अपॉन, क्या करेंगे पॉइंट के बाद देख लो, पॉइंट के बाद देख लो कितने नंबर है, एक, तो अपॉन में 10 कर देंगे, इसलिए इससे हमारा पॉइंट हट जाएगा। मतलब पॉइंट के बाद जितने नंबर है उसको अपॉन में उतनी 0 लगा दो, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1, तो 8/10 लिख दें, इंटू पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 8/10 लिख दें, इंटू 8/10 लिख दें, माइनस पॉइंट के बाद कितने नंबर है 2, तो 2 0 लगा देंगे, 8/100 इंटू में यहाँ पे भी 8/100 इंटू 8/100, नीचे 8 इंटू 8 इंटू 8। अब देखो 8 इंटू 8 इंटू 8 इसमें भी आ रहा है, 8 इंटू 8 इंटू 8 इसमें भी, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 क्या ले लेंगे हम कॉमन ले लेंगे, और
3 जीरो कॉमन आ सकती है इससे उससे, 3 जीरो वाला कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बच गया, यहाँ से 1 बच गया, माइनस में यहाँ से क्या बच गया, ऊपर 1 बच गया, अपोन में 3 जीरो तो गई, बच गई 3 जीरो, अपोन में 3 जीरो लिख देंगे। अब 8 गुना 8 गुना 8 से 8 गुना 8 गुना 8 कट गया, तो बच गया क्या हमारे पास। तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 1000 एलसीएम है तो 1000 माइनस 1, 1000 माइनस 1 अपॉन नीचे भी 1000, नीचे ये 1000 है ना, ये आ गया नीचे की तरफ, ठीक है, समझ गए इतना। मतलब ये अपोन में है ना, तो ये पूरा इसके अपोन में है, तो इसके भी तो अपोन में है, तो सीधा हमने इसके अपोन में लिख दिया ना। तो 1000 में से एक गया 999, 999 ये 1000 भी इसके साथ नीचे आ गया, तो 1000 इंटू 1000, तो कितनी जीरो बन गई है, 6 जीरो है। तो यहाँ से गिन के 6 जीरो बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3 3 ये हो गया, 3 जीरो लगा दो, 1 2 3 6 हो गया ना, पॉइंट लगा दो, ये हमारा आंसर है। तो 0.000999 आंसर ये हमारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इफ़ 35% ऑफ ए नंबर एक्सीड 25% ऑफ इट्स बाय 48, मतलब किसी नंबर का 35% और किसी नंबर का 25% से कितना ज़्यादा है, किसी नंबर का 35% निकाला और किसी नंबर का 25% निकाला, तो उनमें से 25% से 35% वाला कितना ज़्यादा है, 48 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 48 ज़्यादा है, जो क्वेश्चन में दे रहा है। पर हम यहाँ देख रहे हैं किसी नंबर का 35% और किसी नंबर का 25%, तो 25% से ये कितना ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा है, 10% ज़्यादा। और क्वेश्चन में दे रखा है हमें 48 ज़्यादा है, तो 10% किसके बराबर लिख सकते हैं हम, 48 के। तो 1% किसके बराबर होगा, 48/10 के। तो हमसे पूछ रहा है वो नंबर है, वो नंबर हम मान लेते 100 है, तो पूरा नंबर तो 100 ही होता है ना, तो 100 यूनिट किसके बराबर होगा, 48/10 इंटू 100, 1 जीरो से 1 जीरो करके कितना आ गया, 480। इसका आंसर होगा 480, ठीक। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 27 डेज। ए जो है किसी काम को 27 दिन में करता है, एंड बी कैन कंप्लीट इट इन 29 डेज, और बी उस काम को 29 दिन में करता है। तो इफ़ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, दोनों एक एक दिन काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग विद बी ऑन फर्स्ट डे, पहले दिन बी काम करता है, तो इन हाउ मेनी डेज विल वर्क कंप्लीट, तो कितने दिन में वो काम कंप्लीट कर लेंगे। अब चीज़ को देखो, ए किसी काम को 27 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 29 दिन में कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम लिया, कितना आ गया, 783। ये होगा हमारा टोटल काम। अगर टोटल काम में से टोटल टाइम घटा दो तो हमें पता चल जाएगा उसने एक दिन में कितना काम किया। तो 783 को डिवाइड किया 27 से कितना आ गया, 29। तो ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 29। तो अगर 783 को हमने 29 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 27। तो बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में काम करता है 27। तो अब हमें देख, बी ने काम शुरू करा, एक एक दिन काम करता है। बी ने पहले काम किया 27 एक दिन में, और एक दिन ने इससे किया 29 काम, तो दोनों ने 2 दिन में मिलकर कितना काम किया, 27 + 29 56 आ गया। तो 56 काम इन्होंने 2 दिन में कर लिया, और काम कितना करना है, 783। तो इस 56 को ऐसे मल्टीप्लाई करो कि 783 के पास आ जाए, मतलब 56 एकम 56, 56 दूनी 112, ऐसे 56 प्रिय करते हुए अगर हम 56 की गुणासी तक 13 से कर दें, वो बन जाएगा 728। तो 728 इसके पास है, फिर से ऊपर चला जाएगा। 56 की गुणा कर दी 728, ठीक, ठीक है, कितना हो गया, 728। तो 728 आ गया, तो इधर भी 13 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 2 गुणा 13 कितना बन गया, 2 गुणा 13 बन गया 26। तो 26 दिन में कितना काम हो चुका है ना, 26 दिन में काम हो चुका है 728। 26 दिन में काम कंप्लीट हो चुका कितना, 728। तो काम कितना बच गया, बचा हुआ काम कितना, 783 में से 728 घटा, तो काम बच गया 55। काम कितना बच गया, काम बच गया हमारा 55। तो 55 काम अब कौन करेगा, अब काम करेगा, क्योंकि बी से स्टार्ट कर रहा है तो बी की बारी आएगी। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 27 काम कर रहा है, सॉरी इसने कहा ना स्टार्टिंग विद बी फर्स्ट डे, स्टार्टिंग विद बी फर्स्ट ऑन फर्स्ट डे, ठीक, स्टार्टिंग विद फर्स्ट डे। हाँ देखो देखो क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि ये बोल रहा है 29। अब देखो बी काम करेगा ना, तो बी काम कैसे करेगा, बी का काम देखो, बी काम को कैसे करेगा। तो अब देखना है बी की बारी आई ना, तो बी काम करेगा। तो बी 29 दिन में कितना काम करता है, हमें काम कितना करवाना है, अब हमें काम 55 करवाना है।
हमें काम कितना करवाना है, 55 काम करवाना है, ठीक। तो 55 काम करवाना ना, तो 55 काम करवाना है, तो सॉरी इस क्वेश्चन को अभी फिलहाल ये पे छोड़ो, मैं इसको दोबारा बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, मैं नेक्स्ट पेज पे दोबारा इसको ढंग से करके बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल क्या बोलता है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 मल्टीपल ऑफ 19। तो हमें औसत निकालना है किसके, पहले 11 मल्टीपल, 19 के पहले 11 मल्टीपल का, ठीक है। क्या निकालना है, औसत निकालना है किसका, फर्स्ट 11 मल्टीपल ऑफ 19, मतलब 19 के 11 गुणक का, 19 के 11 गुणांक का औसत निकालना है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना, 19 का पहला मल्टीपल निकालो, 19 का पहला गुणांक निकालो, 19 गुणा 1 19, तो 19 का 11 गुणांक निकालो, 19 गुणा 11 209। अब हम किसी भी ऐसे मल्टीपल का या गुणांक का क्या निकालना हो, एवरेज निकालना हो, औसत निकालना हो, क्या निकालना हो, औसत निकालना हो, तो सीधा औसत का फॉर्मूला होता है पहला मल्टीपल, पहला गुणांक प्लस लास्ट वाला गुणांक को जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड करते हैं। पहला गुणांक था 19 प्लस दूसरा गुणांक था 209 को 2 से डिवाइड किया तो क्या बन गया 228/2, तो 2 से कट जाएगा 114 पे, तो इसका आंसर हो गया 114। तो क्या आएगा इसका 114, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ 9/y/169, तो y की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमने क्या बताया, तो अब रेशियो वाले में 9/y लिख देंगे, बराबर लिख देंगे y/69 के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, y को एक जगह लेंगे, 169 को 9 की जगह लेंगे, तो y इंटू वाई क्या हो जाएगा, y² इंटू 9 गुणा 169। अब हमें y की वैल्यू निकालने के लिए y² है, ख़त्म करने के लिए रूट लेना पड़ेगा। तो या तो इसकी मल्टीप्लाई करके रूट ले लो, या इसको यहीं से ले लो क्योंकि यहाँ से आसान है। अब y निकालने के लिए इसका रूट लिया, तो पहले तो 9 का रूट ले लेंगे, 9 का रूट आप सीधा निकाल सकते हो, 3 हो जाएगा। और 169 का भी आपको सीधा रूट याद होता है, वो होता है 13। तो 13 इंटू 3 कितना है 39, तो इसका आंसर होगा 39। अगर आपको 169 का सीधा रूट नहीं पता तो सीधा इसका क्या कर लो, फैक्टर ले लो। तो फैक्टर भी सीधा 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13 और 13 एकम 13। तो स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं, 2 का पेयर बनाए तो 1 ले लेंगे, तो क्या बन गया 13। तो 3 इंटू 13 39, ठीक है। ओके, आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो भी अगर इस चीज़ में आपको प्रॉब्लम होती है तो मुझे इस चीज़ के दोबारा बता देना कमेंट करके, मैं आपको उस चीज़ को दोबारा समझा दूंगा। एंड जो क्वेश्चन वो रह गया था तो उसको मैं दोबारा अभी आपको करवा दूंगा, उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है। थैंक यू सो मच।